गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात हम करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आई, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा पूर्व में इसको देखें जो कल हम वीडियो में देख पाए थे। डी ब्रोगली, बोर्स और हाइंसबर्ग, तीन साइंटिस्ट पूर्व में आए थे। डी ब्रोगली ने जैसे कि अपने पोस्टुलेशन में बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कक्षकों में गमन कर रहा है। उन्होंने एक बात दी थी कि NH/2π के कक्ष इन्होंने बताए थे। ये नहीं बता पाए थे कि एंगुलर मोमेंटम के कारण या किसी भी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो गतिमान हैं वो कैसी स्थिति में है, लेकिन एक ऑप्शन इन्होंने दिया था कि H/2π के गुणज में इलेक्ट्रॉन जो गमन करते हैं कक्षकों में। इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए डी ब्रोगली ने इसमें संशोधन और किया। इन्होंने कहा नहीं, mvr बराबर NH/2π। ये जो कक्षक हैं ये स्टेशनरी कक्षक हैं, अर्थात इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो गमन करते हैं नाभिक के चारों ओर। हाइजेनबर्ग आए। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि नहीं, कोई भी मैटर जो है वो दो प्रकार से व्यवहार करता है। कौन से? पार्टिकल्स और वेव्स, और इनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, अनिश्चितता। अनिश्चितता के रूप में डेल्टा Px, डेल्टा x और ग्रेटर देन और इक्वल H/4π की हमने यहाँ बात की थी। ये की थी हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने कहा कि अगर एक में अनसर्टेनिटी है तो दूसरे को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल लाना है या इसके ग्रेटर देन रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर, स्थिति में यानी पोजीशन में उसकी, या मोमेंटम संवेग में अनिश्चितता। तो इनमें जो अनिश्चितता की बात इन्होंने की, इन्होंने कहा कि वेव्स में इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसमें भारी यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए आसान है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हमने बताया कि उनके मैक्रो के लिए आसान है कि उनकी संवेग और उनकी पोजीशन को हम एक ही समय में उनके स्थान को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इस प्रकार के हैं, इनके अंदर हम आसान नहीं है कि एक ही समय में निश्चित पथ के ऊपर उनकी स्थिति और संवेग को हम एक साथ ज्ञात कर सकें। इन बातों को करते हुए श्रोडिंगर ने आगे क्या बताया। श्रोडिंगर ने कहा कि ये बात तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ आई? फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात की। इन्होंने क्या किया था कि एक तरंग की हम बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जोर दिया कि नाभिक के चारों ओर जब कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कुछ जरूरी नहीं सारे कक्षकों में वो घूम रहा है, उनका उसकी प्रोबेबिलिटी है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अवस्था में पाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, उस चीज को इन्होंने एक गणितीय रूप में, सरल गणितीय रूप में इन्होंने बताने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्टेशनरी वेव जैसे आपने देखा हो, बाउंड्री के अंदर दो नोड हमारे पास हैं, एक रस्सी हम ले रहे हैं, तो देखिए इनके अंदर ये वेव्स की हम बात कर रहे हैं। ये वेव्स यहाँ आएगी जब बाउंड्री में है और फिर टकराएगी, टकरा करके फिर क्या होगा, ये उल्टी दिशा में शुरू हो जाएगी, दोनों साइड में चलेगी। दोनों साइड में चलने मतलब क्या, उसकी आयाम और आवर्ती, आयाम और आवर्ती क्या होगी, समान होगी, और दिशा एक दूसरे से क्या होगी, विपरीत होगी। तो इनको उन्होंने कहा कि अप्रगामी तरंगों के रूप में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अब इनको मैथमेटिकली रूप में इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो डेविएशन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है उनको कैसे किया। उन्होंने कहा कि टोटल एनर्जी E बराबर 1/2 mv² प्लस माइनस kZe²/r। कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इन्होंने बताई वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल
एनर्जी। इन दोनों का योग जो है कुल ऊर्जा की बात इन्होंने यहाँ की। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण को हल करने के लिए या ऐसे भी कर सकते हैं 2mv² प्लस v, क्योंकि v क्या है यहाँ पे, v बराबर -kZe²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको सरल करने के लिए इन्होंने क्या तरीका निकाला कि 1/2 mv² को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 m ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा, v²/m, दोनों ओर से m से m कट जाएगा तो क्या 1/2 mv² ही हो जाएगा। लेकिन m क्यों लिया, क्योंकि समीकरण को हमें सरल करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 mv² बटा m। अब चूंकि डी ब्रोगली में हमने पहले देख चुके हैं ये कि लेमडा बराबर क्या होता है h/p, या p बराबर हम कहें h/λ, और चूंकि p होता है mv, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। और इससे अगर इसको मान को रखेंगे तो 1/2 h/λ का होल स्क्वायर बटा m, या यूं कहें कि 1/ या h² कर दें यहाँ पे हम 2λ² m। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है 1/2 mv² की। इसको अब हम जो h²/2λ² m जो आ रहा है, इसको हम इस समीकरण में यहाँ रख दें पुटअप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी का, यह आ जाएगा h² बटा 2λ² m प्लस v, या यूं कहें कि चलिए इसको आगे कर लेते हैं ऐसे ही, λ² का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको 2λ² m, ठीक है, e को आगे ले जाएंगे। तो ये अगर हम इस रूप में भी इसको करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास h² v, और यहाँ पे हम λ² ले लेंगे तो h²/2 m v। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या किया हमने, एक सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने तीनों इक्वेशंस को लेते हुए डी ब्रोगली, बोर्स और आइंस्टीन के समीकरण को तीनों को मिक्सअप करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ये नहीं कि चक्कर में लगा रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे बात की, तो उन्होंने कहा कि इसको निकालने के लिए हम गणितीय रूप में टोटल एनर्जी के रूप में बात करें, E बराबर 1/2 mv² प्लस v, अर्थात काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर पूर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। इस समीकरण को हल करने के लिए गतिज ऊर्जा को हमने इस रूप में लिखा 1/2 mv² बराबर 1/2 m, यानी ऊपर और नीचे दोनों हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीकरण हमारे पास बनती है। यहाँ अगर m से m को काट देंगे तो वापस यही समीकरण आ जाएगी, पर चूंकि हमें समीकरण को हल करना है तो 1/2 mv² का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन m, चूँकि हम जानते हैं पहले से डी ब्रोगली में लेमडा बराबर h/p या p बराबर h/λ, क्योंकि p है मोमेंटम संवेग जो mv का मान होता है, तो यही mv का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, h/λ का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ इसको सरल करेंगे तो h का स्क्वायर अपॉन λ का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2λ² m। तो ये सरल रूप में अगर इस मान को अब हम काइनेटिक्स की ऊर्जा में रख दें यहाँ पे, तो ये मान हमारे पास जो आ रहा है ये क्या आएगा, λ² का मान निकालेंगे तो h²/2m e v के रूप में ये मान हमारे पास आएगा। अब देखिए इसको समीकरण के रूप में अगर हम ले आगे, ये हमारे पास क्या है, λ का मान, इसको आगे हम एक तरंग समीकरण के रूप में जब इसका अवकलन λ² के मान को जब तरंग गति का अवकलित समीकरण के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा देखिए λ² अपॉन λx², डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x² प्लस 4π² अपॉन λ² साई e v बराबर 0।
तो ये एक बार इसको अपन यहीं ले लें, इसको बराबर 0 से। तो क्या आया, जब हम क्या ले रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर के मान को तरंग गति का अवकलन समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब इस लैम्डा स्क्वायर के मान को हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो देखिए क्या आता है, लैम्डा स्क्वायर के मान को अगर हम यहाँ रख दें, हमारा क्या था, लैम्डा स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी, और इसको हम पुटअप कर रहे हैं किसमें, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। इस समीकरण में इसको पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये मान रखेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन, अब क्या लिया हमने, एच स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 2m e माइनस वी, साई हमने ले रखा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, इस लेमडा स्क्वायर की जगह मान रखा है, बाकी ऐसा कैसा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर साई हमारे पास ऐसे कैसे आ गया। अब लेमडा स्क्वायर का हमने क्या रखा, एच स्क्वायर, ये मान ऊपर चला जाए 2m e माइनस वी के रूप में लिखें। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, और इसको करते हैं e माइनस वी साई बराबर 0। ये एक समीकरण हमारे पास निकल के आई एक्स एक्सिस की ओर, तरंग समीकरण। किसकी ओर बात कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस की। अब चूंकि हम जानते हैं कि तीनों डायरेक्शन में, क्योंकि जब एक पूर्ण तरंग की हम बात करेंगे तब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और चौथा तरंग फलन के रूप में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब तीनों एक्सिस को हम कहाँ मिलेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी बराबर साई बराबर 0। ये कहलाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक रूप। क्लियर है यहाँ तक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको थोड़ा सा मिटा दें अपन यहीं से ही। अब देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास पूरी निकल के, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर और e माइनस वी साई बराबर 0। ये मान हमारे पास निकल करके आ रहा है, किसका, इसका। तो यहां से अब अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ये तीनों एक्सिस की बात हुई। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0। इस रूप में भी समीकरण को हम लिख सकते हैं, जहां पे डेल स्क्वायर क्या है हमारे पास, डेल एक्स स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इन तीनों को रूप में हमने क्या कहा, डेल्टा स्क्वायर का हमने नाम दिया। और यहाँ पे इस डेल्टा स्क्वायर को बोलते हैं लोप्लासियन ऑपरेटर। ये कहलाता है डेल्टा स्क्वायर। लोप्लासियन ऑपरेटर के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, लोप्लासियन ऑपरेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, बार साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो तीनों एक्सिस का मान जो हम तरंग आयाम में ले रहे हैं वो कहलाता है इसका लोप्लासियन ऑपरेटर्स। अब देखिए इसी से आगे हम चलें तो हमारे पास आता है माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v। ये एक चीज़ निकल के आ रही है,
ठीक है, ये ऑपरेटर है और इसका नाम दे दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर संकारक। तो यहां पे इस तरह से हम इसकी समीकरण को हल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है इसका, देखिए इसमें क्या है, जब एक पूर्ण समीकरण की हम बात करते हैं, पूर्ण तरंग फलन की जब हम बात करते हैं, तो 4 प्रकार के हमें सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, और वो हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और चौथा हमारे पास जो आता हुआ था तरंग फलन, जो इसका मान ले रहे हैं हम, तरंग फलन का चौथा मान होगा वो होगा तरंग फलन, तरंग फलन का। और इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे इसके मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि x बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसमें रूप में लेंगे तो r, थीटा और फाई, ये 3 सिंबल हम यहाँ पे काम मिलेंगे। तरंग फलन की बात कर रहे हैं, r, थीटा और फाई, और चौथा हमारे पास तरंग फलन का मान जो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम r को हम लेंगे, तो r में हमारे पास क्या आ रहा है, साइन, यानी x एक्सिस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा, r साइन थीटा, ठीक है, और फिर इसमें थीटा कोस फाई, ये आ जाएगा x एक्सिस की ओर। y एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा r साइन थीटा और साइन फाई, और z एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा, r कोस थीटा। ये तीनों मान हमारे पास आ रहे हैं। इस मान को हम यहाँ लिख सकते हैं x एक्सिस पे, इसको y एक्सिस पे और इसको z एक्सिस पे। तो तीनों मानों को अगर हम रखेंगे तो इसका तरंग फलन जो निकल के आएगा, क्योंकि इस मान की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह ये मान रखेंगे, इसका स्क्वायर करके, y की जगह ये मान रखेंगे और z की जगह ये मान रखेंगे, तो एक तरंग फलन समीकरण हमारे पास और आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण किसी भी रूप में आए उसको आपको हल करना आना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या है, और टोटल एनर्जी की सहायता से हम गतिज ऊर्जा को हम डेविएशन से हल करेंगे, वहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर का मान निकालेंगे और उसको हम पुटअप करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास तरंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बन करके आ जाएगी। थैंक यू।